बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारी खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हम लोगों ने लेक्चर बनाना है। उस टॉपिक का नेम है हमारे पास सेकंड ईयर का टॉपिक है, और सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में और पिंडी बोर्ड, इसके अलावा तमाम बोर्ड्स में इस टॉपिक की बहुत ज्यादा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक का जो नेम है उस पर हम लोग जाते हैं, और टॉपिक का आज का नेम है मैस डिफेक्ट। कि मैस डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने एक बात को समझना है कि अगर न्यूक्लियस का मैस किया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली मैस डिफेक्ट क्या हुआ, ये हम लोगों ने आज लर्निंग करनी है कि मैस डिफेक्ट क्या था और क्यों होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने न्यूक्लियस का, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मैस किया और उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे उनका अलग अलग मैस किया, तो जब हमने अलग अलग मैस किया तो वो ज्यादा आ रहा था एज कंपेयर टू टोटल न्यूक्लियस का मैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हीलियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स थे, तो हम लोगों ने जब 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का मैस लिया तो वो हमारे पास वैल्यू ज्यादा बन रही थी एज कंपेयर टू हीलियम के न्यूक्लियस के मैस के, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैस डिफेक्ट। जो डिफरेंस होता है 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स या जितने भी पार्टिकल्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जब उनको इंडिविजुअली मैस किया गया और इंडिविजुअली मैस करने के बाद उनको ऐड किया गया, तो वो जो मैस हमारे पास आया वो ज्यादा आ रहा था एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के मैस के, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मैस होता है। हालांकि वही प्रोटॉन्स वही न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। होना तो यह चाहिए था कि जितना मैस उनका बाहर था अंदर भी उनका उतना ही मैस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनका सेपरेटली मैस कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू जब उस एटम के न्यूक्लियस का मैस लिया गया। ये जो चेंज आ रहा था, ये डिफरेंस था, इसको हम लोगों ने क्या बोला, मैस डिफेक्ट बोला। किसी भी एटम का मैस डिफेक्ट क्या होता है, जो उसके मैस ऑफ न्यूक्लियस के दरमियान में और जो पार्टिकल्स मैस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मैस करने के बाद जब सम अप किया तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस डिफेक्ट बोलते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक यहां पे एक एलिमेंट है कोई भी, उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स थे और मेरे पास इसी न्यूक्लियर के अंदर 2 प्रोटॉन्स थे। जब हमने इनका मैस किया और इस मैस को कंपैरिजन करवा दिया मैंने उसी एटम के, सेम एटम के, जिस एटम का मैंने मैस किया उसी एटम के न्यूक्लियस के साथ, तो ये जो था ये मेरे पास नीचे की तरफ था। उसका रीजन क्या है, क्यों था, ये हम लोगों ने आज पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। द मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन टोटल मैस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेकिंग अप द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस द मिसिंग मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट, और इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से। दोबारा मैं इस बात को क्लियर करता हूं आपको कि अगर हम लोगों के पास एक न्यूक्लियस के अंदर 4 न्यूट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स हैं, जब उनका इंडिविजुअली मैस करके सम अप किया और उन्हीं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से मिलकर एक न्यूक्लियस बना, उसको जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास न्यूक्लियस का मैस जो था वो कम आ रहा था एज कंपेयर टू उनके मैस के जिनसे वो मिलके बने। तो इसका रीजन क्या है और क्यों ये मैस डिफेक्ट आया, और इससे किस तरीके से हम लोगों ने निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, आइए हम लोग देखते हैं फर्दर इसको। ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एम चेंज इन मैस डिफेक्ट जो होता है वो प्रोटॉन नंबर हमारे पास और फिर हमारे पास न्यूट्रॉन्स नंबर, जब इन दोनों को ऐड करते हैं, इनके मैस को हम लोग और न्यूक्लियस के मैस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाती है। दोबारा सुनिएगा, मैस ऑफ प्रोटॉन लिया, मैस ऑफ न्यूट्रॉन लिया, कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 न्यूट्रॉन्स को, अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्रोटॉन्स को। ऐड करने के बाद जो मैस था न्यूक्लियस का, उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैस डिफेक्ट बोलेंगे। चलें आइए हम लोग देखते हैं कि मैस डिफेक्ट होता क्या है। अब देखिए हमारे पास Z क्या होता है, हमारे पास
अगर हम लोग देखते हैं तो Z एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन के साथ। लेट्स सपोज एक एलिमेंट के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करवा दूंगा, 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दूंगा, 20 है तो मल्टीप्लाई बाय 20 करवा दूंगा। फिर आगे हमारे पास होता है ए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने निकाल लिए और उनको मल्टीप्लाई करवा दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। ओके, फिर मैंने क्या किया, जो मास ऑफ न्यूक्लियस था उस एलिमेंट का जिसका मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मास डिफेक्ट, उसमें से इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो चेंज इन मास आया था, जो मास के अंदर डिफरेंस आया था, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जिसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली है हीलियम की। इसके अंदर आप देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसका 4 है। तो आइए हम लोग देखते हैं, व्हेन वी सॉल्व दिस we know that the number of protons in a helium atom is 2 and number of neutrons are also 2 in helium element. So now we multiply the 2 with single number of mass of protons and 2 with mass of neutrons and then subtracted from mass of nucleus of helium. तो हम लोगों ने क्या किया, mass of proton और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, फिर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, देन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देम मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट को मैंने लिया हुआ है, हीलियम लिया हुआ है, तो हीलियम के मास में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 0.0303। ये मेरे पास जो मास आया है ये इस हीलियम एलिमेंट का मास डिफेक्ट आया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताएं आप लोग कि जो मास का डिफेक्ट आया है, इस मास के डिफेक्ट का रीजन क्या है? इस मास के डिफेक्ट का रीजन क्या है? तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी E इज इक्वल टू mc², जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो यहां पे जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बाइंड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कुछ जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी एनर्जी में? वो एनर्जी जो उनको आपस में बाउंड करती है और जिसको नाम दिया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। दोबारा सुने, यहां पे चेंज क्यों आया? जो मास होता है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, mass can be converted into energy, and in this case some mass is converted into energy and this energy is known as binding energy. कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको बाइंड करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसमें कन्वर्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम हो गया एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम ऑफ मैसेज के। उसका रीजन क्या हुआ कि कुछ मास जो था, सम मास इज कन्वर्टेड इनटू energy. So that's why we ask that there is a mass defect in helium element. Why? Because some mass is converted into energy and this energy is known as binding energy of an element. Okay. Then question कि हमारे पास क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो मैस हमारे पास है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर? क्या सब एलिमेंट्स के अंदर ऐसा सेम होता है? या सब एलिमेंट की अगर बात की जाती है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उनके अंदर मास डिफेक्ट होता है या नहीं होता? तो आइए हम लोग इसको भी स्टडी करते हैं। मास डिफेक्ट इज ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ मास इनटू एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म a nucleus. This energy is known as binding energy. Mass defect also exists in the other element as shown in the figure. Okay, अब आपने एक चीज समझनी है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है चेंज इन मास डिवाइडेड बाय ए, जिसको हम लोग नाम देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का भी। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैंने जो एनर्जी कैलकुलेट की, मैंने जो मास का डिफेक्ट कैलकुलेट किया, ये सारे न्यूक्लियस का था। ये एक इंडिविजुअल प्रोटॉन्स का या इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का नहीं था, बल्कि जो मैंने मास कैलकुलेट किया वो सारे के
ओके, तो अभी हम लोगों ने देखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया कि जब हम लोगों ने उस न्यूक्लियस के टोटल मास डिफेक्ट निकाला और वो जो टोटल मास डिफेक्ट था उसको हम लोगों ने डिवाइड किया नंबर ऑफ मास, यानी कि मास नंबर से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो मेरे पास इंडिविजुअली एक न्यूट्रॉन्स का या एक प्रोटॉन के अंदर जितना मास डिफेक्ट आया है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप लोग देखें ग्राफ जो बना हुआ है, इसके जो वाई एक्सिस पे मैंने पैकिंग फ्रैक्शन ड्रा किया और इसके एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये आप लोग यहां पे देखते हैं तो यहां पे जिस सबसे कम जो है वो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन वो है -0.009 और वो किसका है? आयरन का है। तो आपने ये बात को समझना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जिस एलिमेंट की पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगी वो सबसे स्टेबल एलिमेंट होगा। जिस एलिमेंट की पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगी वो हमारे पास क्या होगा? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होगा, लाइक आयरन। आयरन हैव very small packing fraction, so that's why iron is more stable among all elements। तो ये हम लोगों ने माइंड में रखना है कि जिस एलिमेंट की पैकिंग फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी वो उतना अनस्टेबल होगा और जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। ओके, तो आइए बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं हम लोग। मैं बता चुका हूं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बाउंड हैं, जो आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको जो आपस में बाइंड की हुई है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो जैसे न्यूक्लियस जुड़ा था, जब हम उसको ब्रेक करेंगे, यानी कि जितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, जब उतनी एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोबारा अलग अलग हो जाएंगे। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी न्यूक्लियस को दोबारा ब्रेक करने के लिए, वो अमाउंट किसकी इक्वल होती है? बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स पार्ट्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और इसको फाइंड किया जाता है E इज इक्वल टू mc², जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो यहां ये देखते हैं EB बाइंडिंग एनर्जी, मैस वो वाला जो मैस डिफेक्ट आया है, और c² मैस डिफेक्ट। हम लोगों के पास फार्मूला आप लोगों ने देखा है, मैस डिफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? mass of protons plus mass of neutrons माइनस mass of nucleus और c² स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम लेट्स सपोज मैंने काउंट की, तो मैंने हीलियम का जो निकाली हुई थी mass डिफेक्ट वो पुट किया, उसके बाद मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया? इसको मैंने स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास आंसर आ गया जूल में। ओके, अगर मुझे इस आंसर को चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है, तो मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो मेरे पास ये वैल्यू जो जूल में आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी मैं चाहता हूं कि मैं इसका यूनिट और चेंज करूं, तो यू नो दैट कि अगर हमारे पास ये वैल्यू आई है 10 की पावर 6, तो अब 10 की पावर 6 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? मेगा के इक्वल होता है। तो मैंने इसको डायरेक्टली चेंज करके लिख दिया 28.2 इंटू 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे कि यहां पे मेरे पास वैल्यू थी 10 की पावर 7, तो मैंने क्या किया? पॉइंट को एक रोटेशन दिलवा दी, पॉइंट कहां पे आ गया? 28.2 हो गया, और उसके बाद फिर मेरे पास क्या हो गया? यहां पे 10 की पावर 6 रह गया, और जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मेगा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके से हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट कर रही है। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो पैकिंग फ्रैक्शन है। कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो जो मैस डिफेक्ट होता है उसके हम लोगों ने जब मैस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर मैं निकालता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या निकालता हूं? ये क्या था? मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। और अगर मैं निकालता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मैस नंबर। एक न्यूट्रॉन की जो दो न्यूट्रॉन्स, यानी एक न्यूट्रॉन्स को दूसरे न्यूट्रॉन्स या एक प्रोटॉन्स को दूसरे न्यूट्रॉन्स से जो बाइंड करने वाली एनर्जी थी वो कितनी रिक्वायर्ड थी? 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या था कि बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन क्या होता है। पहले तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है कि टोटल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। फिर हम लोगों ने देखना है कि एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन है या इंडिविजुअल प्रोटॉन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब देखते हैं कि वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता क्या है। वही बात, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इंडिविजुअल न्यूक्लियन, जैसे हम लोगों ने पहले किया, सबसे पहले मास डिफेक्ट फाइंड किया, फिर हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड किया। वो क्या था कि वो जो हमारे पास मास डिफेक्ट आया था उसको हम लोगों ने मास नंबर पे डिवाइड किया, तो इंडिविजुअल एक न्यूट्रॉन के मास के अंदर कितना डिफेक्ट आया वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और सबसे पहले हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि पर न्यूक्लियन यानी कि एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितनी, एक उसको रिमूव करने के लिए या उनके आपस में कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो सिंपल उसने डिफिनेशन लिखी है कि एक न्यूक्लियन को या एक प्रोटॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें प्रोटॉन भी आ सकते हैं और न्यूट्रॉन भी आ सकता है। तो ये देखिए हमारे पास ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब सुने जरा कि जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस है उसके अंदर दो न्यूट्रॉन एग्जांपल ले लें, ये और ये है, ये आपस में अट्रैक्ट हैं। अगर इनको मुझे तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका मतलब क्या है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा है। सो जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है ना कि आपस में जितना स्ट्रांगली बाउंड है, इनके दरमियान में जो एनर्जी है वो जितनी ज्यादा है, बॉन्डिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है, अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है तो फिर इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है जिसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। तो मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन का ड्रा किया था, अब मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैस नंबर के साथ। तो देखिए मेरे पास जो ट्रेंड आया उसमें यहां पे एक रीजन आया मेरे पास जिसको मैं बोलूंगा ये स्टार्ट होता है 50 से, ये ऑलमोस्ट एंड हो रहा होता है 60 पर। ये जो 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 50 से लेके 60 तक है, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा, और जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन पर यूनिट, जिसे हम लोग कह रहे हैं जिसे पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगी वो स्टेबल होगा। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगी वो मोर स्टेबल होगा, और यहां पे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा। और वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आयरन, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर है 56। आयरन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पार्टिकल है अमंग द ऑल एलिमेंट। ओके, rest energy of the nucleons is less than combined energy of the separated nucleons, so energy is needed to separate nucleons। अभी एक और चीज वो बता रहा है, जैसे मैस इंडिविजुअल निकाला और फिर जब सम किया यानी न्यूक्लियस का मैस जो था उनमें डिफरेंस था, यहां पे भी ये है कि जो इंडिविजुअल न्यूक्लियन की एनर्जी है जब हम लोगों ने सम किया न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो गई है, तो उस पर हम लोग फिर क्या करेंगे, उसे फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या हो, ब्रेक हो। और जितनी एनर्जी, जितना मैस में डिफेक्ट आएगा यानी जितना एनर्जी में डिफेक्ट आएगा उतनी एनर्जी आप लोगों ने उसे प्रोवाइड करनी है, तब जाके वो ब्रेक होगा। तो किसी भी एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए, उसका न्यूक्लियस ब्रेक करने के लिए, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, सबसे पहले जो हमारे पास ये रीजन है इनको इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ये मेरे पास 50 से 60 तक हैं और ये मोर स्टेबल होते हैं, ये न्यूक्लियर मोर स्टेबल होंगे। अब देखिए यहां से लेके यहां तक इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर, यहां से लेके यहां तक, और यहां से ऊपर वाले जो वो लार्ज हैं। स्मॉल न्यूक्लियर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ए, जिनका एटॉमिक नंबर स्मॉल है, इस इनका जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है स्मॉल ड्यू टू सरफेस इफेक्ट। किस वजह से है जी, सरफेस इफेक्ट। अब बताएंगे सरफेस इफेक्ट क्या होता है। अगर मेरे पास न्यूक्लियस के सरफेस पे जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जितने न्यूक्लियस के सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने ज्यादा सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे कम होगी। तो जितना मैस नंबर छोटा होता है उनके ज्यादा जो परसेंटेज होती है जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की वो सरफेस पर होते हैं। सो दैट्स व्हाई सरफेस पे, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास एक ये छोटे वाला, तो इसके हमारे पास अब ये सारे इसके जो हैं सरफेस न्यूक्लियॉन्स हैं,
तो अब देखें इसके सरफेस न्यूक्लियॉन्स एज कंपेयर टू टोटल केस, अगर इसको परसेंटेज निकालता हूं तो ज्यादा सरफेस पर है। अगर जो बड़ा न्यूक्लियस है उसके अगर देखता हूं तो मैं यहां पे सरफेस पर भी होंगे, बट सरफेस के बाद यहां अंदर भी बहुत सारे होंगे, सो दैट्स वाई जो इसकी परसेंटेज आएगी वो कम आएगी। और इस वजह से सरफेस इफेक्ट की वजह से यहां पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो कम होती है, क्योंकि इनका साइज कम होता है और सरफेस परसेंटेज जो होती है न्यूक्लियॉन की सरफेस पर वो ज्यादा होती है। सो दैट्स वाई वहां पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो कम होती है, और ये फिर क्या होते हैं, हमारे अनस्टेबल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास आ गया लार्ज न्यूक्लियाई। अब आप लोगों ने समझना है कि लार्ज न्यूक्लियाई का क्या इशू है। आप लोगों ने एक बात तो समझना है कि न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर हैं। वहां प्रोटॉन भी हैं, यानी कि दो प्रोटॉन भी एक ही जगह पर है ना। तो यहां पे कूलम रिपल्सिव फोर्सेस कहां गई हैं? जो कूलम की रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो वो फोर्सेस कहां गई हैं? तो ये जो बाइंडिंग होती है ये बिकॉज ऑफ होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। जो प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहा होता है तो उसको जोड़ने वाली कौन सी चीज होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इन प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है, उसकी रेंज कम होती है, यानी कि वो कम रेंज तक इफेक्ट करती है। इस वजह से जैसे एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ा जाएगा, उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की क्योंकि रेंज जो वो कम है, सो दैट्स वाई वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। तो अब उसकी वजह से हमारे पास जो लार्ज वाले होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। दोबारा सुने कि एक फोर्स होती है जो प्रोटॉन को आपस में रिपेल कर रही होती है, प्रोटॉन को उसे बोलते हैं कूलम रिपल्सिव फोर्स। और एक ऐसी फोर्स होती है जो उनको बाइंड कर रही होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है तब हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में रिपेल नहीं हो रहे होते। अब जैसे एटम का साइज बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के साइज के बढ़ने के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है, सो वो कम हो जाएगी। और वहां पे कूलम रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से लिखा भी होगा यहां पे, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विल डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस एंड कूलम्स रिपल्जन विल इंक्रीजेस, देयरफॉर लार्ज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी उनकी जो होती है वो एज कंपेयर टू ग्रेजुअली फिर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो हमारे पास आयरन होगा। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक इंटरमीडिएट भी जिसे बोलते हैं, और एक लार्ज पोर्शन होता है। यानी कि बड़े न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बड़ा होता है वो, और जिनका छोटा होता है वो, और जिनका दरमियान वाला होता है वो, इन पे क्या इफेक्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी का। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।